अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम नवनीत 2024 में जो मराठी अंतर्भारती की क्वेश्चन पेपर नंबर 3 यानी कृति पत्रिका नंबर 3 जो दिया हुआ है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने नवनीत 2024 का पेपर नंबर 1 और पेपर 2 सॉल्व किया है। अगर आप चाहें तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम कृति पत्रिका नंबर 3 यानी क्वेश्चन पेपर नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये हूबहू बोर्ड की तरह उसी तरह पैटर्न में पूछा गया है और इसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो अनाथांची आई इस पार्ट से लिया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, पुढील उतार्याच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा। ये जनरल क्वेश्चन होता है और इसका मतलब होता है कि आगे दिए गए उतारा यानी पैराग्राफ के सहारे से हिदायत के मुताबिक अमल करो। अब पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है लिहा यानी लिखो। लेखिकेच्या शाळेचे नाव, मुसन्निफा के स्कूल का नाम क्या था? तो इस पैराग्राफ में आपको ढूंढना रहेगा। अब उसका जवाब यहाँ पर है बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे। ठीक है, ऐसा भी सवाल आ सकता है लेखिकेचे शाळेचे पत्ता कि मुसन्निफ़ा के स्कूल का पता क्या है, तो उसमें क्या आएगा, इतना बढ़ जाएगा, आरवी रोड जिला वर्धा। इतना आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया है, शाळेपुढच्या झाडाचे नाव। स्कूल के सामने जो दरख्त था उसका नाम क्या था? तो इस पैराग्राफ में यहाँ पर मिलेगा चाफ्याचे झाड़। जितना अंडरलाइन मैंने किया उसको उठा के आपको यहाँ लिख देना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, फूले अशी होती। जो फूल थे ऐसे थे, कैसे थे? तो 2 चीज़ें हैं इसमें, टपोरी यानी बड़ी बड़ी, पांडरी शुभ सफ़ेद। दोनों में से एक भी लिखे तो चलेगा और दोनों लिखे तो बेटर रहेगा कि दोनों उसकी सिफतें हैं कि वो बड़ी बड़ी थी और सफ़ेद थी। उसके बाद इसी पैराग्राफ में सौमत यानी खुद की राय 3 नंबर के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेखिका शाळेत केव्हा जात असे, मुसन्निफा स्कूल में कब जाती थी, एक आणि और शाळेत गेल्यावर कोणते दृश्य पाहत असे और स्कूल में जाने के बाद कौन सा नज़ारा देखती थी, ते तुमच्या शब्दात लिहा। वो आपके अल्फाजों में लिखे हुए हैं। लिखो, इसमें 2 सवाल पूछे गए कि वो कब जाती थी और जाने के बाद क्या नज़ारा देखती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको रोक कर एक बात बता दूँ कि 100 मत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो जिस सवाल का आधे से ज़्यादा जवाब तो आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। तो जब 100 मत का क्वेश्चन आप लिखने बैठे तो ये ज़रूर सोचिए क्या ये सवाल मेरे पैराग्राफ से रिलेटेड है। अगर वो रिलेटेड है तो ज़रूर उसमें से कुछ ना कुछ कंटेंट मराठी में आपको 2-4 जुमले पैराग्राफ में मिल जाएंगे, आप उसको बना कर लिखिए। जैसे ये ही सवाल आप देख लो। अब इसमें सवाल ये है, 100 मत का है कि वो कब जाती थी और जाने के बाद वहाँ क्या नज़ारा देखती थी। तो मैंने इसका पूरा जवाब पैराग्राफ में से ही बनाया। पहला हम शुरू करेंगे उसका जवाब में, रोज़ म्हशी घेऊन शाळेसमोर जात असे। मी की जगह क्या आ जाएगा, लेखिका यानी मुसन्निफा। लेखिका रोज़ म्हशी घेऊन शाळेसमोर जात असे कि मुसन्निफा रोज़ाना स्कूल के सामने से भैंसे लेकर जाती थी। ये पहले का सवाल का जवाब होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है हमको, एक ही में लिखना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जवाब पैराग्राफ से भी बन जाता है। उसके बाद कि वहाँ जाने के बाद वो क्या नज़ारा देखती थी, तो उसी के आगे हम लिखेंगे, इसके आगे कंटिन्यू ये लिखेंगे, शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपड़े घालून, स्कूल में जाने वाली लड़कियाँ अच्छे कपड़े पहनकर, वेनी फिनी करून, चोटियाँ डालकर शाळेसमोर खेळत स्कूल के सामने खेलती थी। काही जणी झाडाखाली बसून और कुछ लड़कियां दरख्त के नीचे बैठकर अभ्यास करीत पढ़ाई करती थी। इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ से, असे दृश्य पाहत असे। असे दृश्य पाहत असे, किस तरह का नज़ारा वो देखती थी। ये 100 मत का क्वेश्चन, उसका पूरा जवाब हमने यहाँ से बनाया। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे तो आपका पूरा जवाब सही बन जाएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, एक पैराग्राफ हमने देख लिए है। दूसरा पैराग्राफ, साखर दरियातले साखर बेट, इस सबक से पूछा हुआ है और इसमें सवाल है नावे लिहा, क्या करना है, नाम लिखना है। बेटाचे नाव, बेट यानी जजीरा, तो यहाँ पर पहली लाइन में उसका जवाब है सिसिली बेटातील सिराक्सुस शहर। सिसिली किसका नाम है, जजीरे का नाम है, और सिराक्सुस किसका नाम है, शहर का नाम है। एक ही लाइन के दो क्वेश्चन पूछे हुए 2 नंबर के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटाचे नाव सिसिली, ये वाला, और शहराचे नाव सिराक्सुस, यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद इसी पैराग्राफ पर मबनी सवाल पूछे गए हैं। पिवळ्या प्रकाशात उजड़ लेली, कि पीले रोशनी में उजली हुई, रोशनदार क्या चीज़ थी, तो उसका जवाब आपको मिलेगा घरे आणि त्या घरांच्या मातीवर पडलेल्या काळ्या सावल्या। ये पूरा जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जवाब कहाँ पर आएगा, इसमें आ जाएगा। तो पीले रंग की रोशनी में क्या रोशन दी, ये थी कि घरे आणि त्या घरांच्या मातीवर, घर और घरों के मिट्टी पर पडलेल्या काळ्या सावल्या, पड़ी हुई काली छाव, ये क्या थी, रोशन थी, पिवळ्या प्रकाशात, पीले रंग के रोशनी में। दूसरा है रंग लिहा, रंग लिखना है हमको आकाश का और सावली का। अब दिल से नहीं लिखना है, इसमें से ही पूछा हुआ है। आकाश कैसा था, तो उसका जवाब आएगा नीले, और सावल्या काड़िया, ये काड़े यानी काले, ठीक है। छाव कैसी थी, काली थी, और आकाश यानी आसमान कैसे थे, नीले थे, ये लिख लिए। उसके बाद एक सवाल पूछा हुआ है बैलगाड्यांमधल्या वस्तू, बैलगाड़ियों में की चीज़ें, 4 चीज़ें हमको लिखना है, ठीक है। बैलगाड़ियों में कौन सी चीज़ें जा रही थी, तो उसमें पहला हम लिखेंगे हिरवेगार द्राक्ष, हरे भरे अंगूर। उसके बाद लिखेंगे ऑलिव फळांचे ढिगारे, ऑलिव जो फल आता है उसके बड़े बड़े गट्ठे। हिरव्या पालेभाज्या, यहाँ से यहाँ तक, हरे पत्ते की भाजियाँ, सब्जियाँ, आणि बाजारात विकण्याचे इतर जिन्नस और दीगर चीज़ें, ये 4 हो गए। 4 बॉक्स में हम जब 4 लिखेंगे तो 2 नंबर हमको मिल जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से नज़म का हिस्सा शुरू होता है। हमने 2 पैराग्राफ सबक के सॉल्व किए हैं, अब यहाँ पर नज़मों का हिस्सा शुरू हुआ। पुढील कवितेच्या आधारे सूचनानुसार कृती करा, आगे दिए हुए नज़म के सहारे से सूचनानुसार यानी हिदायत के मुताबिक कृति करा यानी अमल करो। आकृति पूर्ण करा, खाका मुकम्मल करो। आकृति दी हुई है, पेपर में आपको ये आकृति बनाना कंपलसरी रहेगी, और अभी ज़रूरी नहीं कि पेन से बनाना है या पेंसिल से बनाना है, आप दोनों में से कैसे भी बना सकते हैं। पिछले साल ऐसा था कि आपको पेन से ही बनाना कंपलसरी था, आप पेंसिल से बना सकते हैं और पेन से भी बना सकते हैं, ठीक है। संध्याकाळच्या उन्हाचे रंग, संध्याकाळ यानी शाम, ऊन यानी धूप, और रंग यानी रंग, तो शाम में धूप का रंग कैसा था, तो हमको कहाँ मिलेगा, नज़म में मिलेगा। तो यहाँ पर है पिवळे तांबूस ऊन कवड़े पसरे चौफेर, तो 2 रंग के नाम लिखना है, पिवळे और तांबूस, तो ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, 1 नंबर मिल गया। साडीचे शेताला दिलेली उपमा, जो चावल की धान की खेती है, साड़ी मतलब चावल की धान, चावल की फसल, चावल की जो फसल की खेतियाँ है उसको तशबीह किन चीज़ों से दी गई है, उपमा यानी तशबीह, है ना। तो इसमें हमको मिलेगा उसका जवाब, हिरवेगार शेत है सुंदर साड़ीचे, चावल की जो फसल है वो बिल्कुल हरी भरी और सुंदर यानी खूबसूरत है। तो एक हिरवेगार और दूसरा सुंदर, ये दोनों उठाकर हम वर्ड यहाँ लिख देंगे, ठीक है। दोनों में से एक भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, दोनों लिखेंगे तो बेटर रहेगा, हिरवेगार भी है और सुंदर भी है, खूबसूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। पुढील ओळींचा सरळ अर्थ लिहा, दिए गए लाइन का खुलासा लिखिए। शॉर्ट में खुलासा लिखना होता है, 2 नंबर के लिए पूछा हुआ है। और शेर है पहा पाखरे चारूतनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा घोड़ा। इसका मतलब होता है देखो परिंदे चारों तरफ से दरख्त पर जमा हो गए थे और वो सोने का गोला कहाँ है जो उस तरफ था। अब सोने का गोला मतलब सूरज से मुराद यहाँ पर है, शाम का वक्त है। अब इसको तशरीह करना होती है मराठी में ही, 2 नंबर के लिए है, 4 से 5 लाइन आपके लिए काफ़ी है।
जैसे हम हर पेपर में मैंने आपको बताया कि सरळ अर्थ की सुरुवात हम कैसे करेंगे की सदर ओळी कवितेमधून घेतलेली आहे, ज्या कवितेमध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे, कवि सांगित इच्छितो की, ये आपकी शुरुआत है, ये मसाला है। ठीक है, जिसको मैंने हर पेपर में मसाला कहा है कि जब जब आपको सरल अर्थ लिखना होगा तब तब आपको ये मसाला लिखना ज़रूरी है। इसका मतलब ऐसे होता है कि ये जो शेर है नज़म में से लिया गया है और जिस नज़म में शायर ने बहुत अच्छा शब्द चित्र खींचा है और वो शायर इन लाइन में कहना चाहता है कि, अब इसके आगे इसका ट्रांसलेशन हम लिखेंगे। कवि सांगित इच्छितो की यानी शायर कहना चाहता है कि पहा पाखरे फिरून खाऊन चारोनी झाडावर गोडा होत आहेत आणि संध्याकाळची वेळ आहे, जो सोन्याचा गोडा म्हणजे सूर्य आतापर्यंत ऊन देत होता, आता तो बुडत आहे, म्हणजे संध्याकाळ संपत आहे आणि रात होत आहे। बस ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। मैं थोड़ा बड़ा कर दिया, आपको 3-4 लाइन या 5 लाइन, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, हालांकि 3 ही काफ़ी होती है, लेकिन हम लोग लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से दबा कर लिखते हैं, इसलिए 4 से 5 आप लाइन लिखेंगे, इसमें 2 नंबर आपको मिलेगा। शुरुआत ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद दूसरी नज़म जे का रंजले गांजले, इससे पूछी गई है। पेपर में हमेशा 2 संतवानी दी गई अपने पेपर में, किताब में 2 संतवानी में से एक संतवानी आपको बोर्ड में भी 99% आती है और हर पेपर में सराव परीक्षा में भी आती है। इसलिए जो 2 संतवानी है उसको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लो। शेख मोहम्मद सांगती से हो और जे का रंजले गांजले, ये 2 संतवानी में से एक संतवानी डेफिनेटली 99% आपको पूछी जाती है बोर्ड के पेपर में। उसका रीज़न ये है कि पूरे किताब में मध्ययुगीन कालीन 2 ही कविताएं हैं, यानी अभंग है, और उसमें से एक पूछना वैल्यूअर के लिए कंपलसरी होता है। लिहाजा इन 2 अभंग के ताल्लुक से 21 गाइड, टेक्स्ट बुक, नोटबुक में जितने सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं आप उसको एक मरतबा देखकर ज़रूर जाएं। ठीक है, अब इस नज़म में सबसे पहला सवाल है, सज्जनाचा मनाला दिलेली उपमा। सज्जन जेंटलमैन के दिल को दी हुई तशबी, जेंटलमैन का यानी साधु का दिल कैसे होता है? तो उसका जवाब है सबाया नवनीत, या तो सिर्फ नवनीत या पूरा लिखेंगे तो भी चलेगा कि उसका दिल मक्खन की तरह होता है। ठीक है, दूसरा सवाल है, साधु जानना हृदयशी धरता थे, साधु जिनको अपने दिलों में रखते हैं वो लोग कौन होते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, त्याजाशी अपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदय। शायर कहता है कि साधु उनको अपने दिलों के करीब रखते हैं जो बेसहारा है। ठीक है, अब बेसहारा अगर एक वर्ड में आपको लिखना है तो लिखेंगे निराधार, और अगर आपको याद नहीं है तो सीधा पूरी लाइन लिख लेंगे, जासी अपंगिता नहीं, जो बेसहारा लोग हैं। ठीक है, नज़म पर रिलेटेड डिपेंड एक क्वेश्चन आता है सरळ अर्थ का, वो आया है नज़म में, तुका मने सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति, यानी तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि मैं आपसे कितना कहूँ कि वही खुदा की मूरत है जो ऐसा करता है। ठीक है, अब आप शुरुआत कैसे करेंगे? ऐसी जैसे मैंने पहले इसमें भी बताया था की सदर ओळी अभंगामधून जे का रांजले गांजले या अभंगामधून घेतलेली आहे, ज्यामध्ये कवीने मनोहारी शब्दचित्र रेखाटले आहे। कवी म्हणतात की, उसके आगे हम लिखेंगे कवी म्हणतात की, यानी शायर बोलते हैं कि, ये मसाला हो गया। अब इसके आगे हम लिखेंगे तुकाराम महाराज म्हणतात की मी तुम्हाला किती सांगू की असेच लोक खरे साधू असतात आणि हेच भगवंताची मूरत असतात, ज्यांचे मन नवनीत असते, जे आपल्या हृदयाशी निराधार लोकांना ठेवतात, अशी भगवंताची मूर्ति असते। ये आपके जवाब हो गया। ठीक है, उसके बाद भाषा अभ्यास यानी ग्रामर का हिस्सा शुरू होता है। उसमें सबसे पहला सवाल, व्याकरण घटकांवर आधारित कृति यानी ग्रामर के अज्जा पर मबनी अमल, उसमें है काळ, जमाना। कंसातील सूचनानुसार कृति करा, कंस यानी ब्रैकेट, ही सूचनानुसार मतलब हिदायत के मुताबिक, कृति मतलब अमल करो। तो सवाल है, सुगरण झोका झाडाला टांगील काळ ओळखा, क्या करना है?
ज़माना पहचानना है। ये भविष्य काल का ज़माना है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम पे समझाया था और इस पर डिपेंड हमने पूरी PDF हमारी वेबसाइट पर डाला था। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करें। उसकी लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ कि आप जितने सारे ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करने के वीडियोस देखेंगे या पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियोस में एक चीज़ आसानी से आपको मिल जाती है कि उसका जवाब भी आप खुद तलाश करते हैं, और अगर गलत है कि सही है फ़ौरन वो वीडियो में से वेरीफाई हो जाता है, क्योंकि वो उसका जवाब भी मैं बताते चलता हूँ। तो आप अभी इस पर ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करें। अच्छा, ये भविष्य काल क्यों है? क्योंकि मराठी के जुमले के आखिरी वर्ब के साथ जब ल न उ नार आ जाता है और उसके आगे कुछ नहीं होता है, वो जुमला भविष्यकाल का होता है। ऐसे मैंने पहले भी बताया था, इसलिए ये भविष्यकाल का जुमला है। मोरहा राष्ट्रीय पक्षी आहे। आहे कौन से ज़माने में इस्तेमाल होता है? वर्तमान काल में इस्तेमाल होता है, यानी है। अब इसको क्या करना है? भूतकाल। अभी है वर्तमान काल, उसको करना है भूतकाल यानी ज़माने माजी। अब ज़माने माजी में मराठी में क्या आता है? होता, होती, होते आता है, था, थी, थे आता है। तो यहाँ पर आहे की बजाय होता आ जाएगा, बस जैसा कि वैसे ही। ये सवाल जैसा कि वैसा रहेगा यहाँ तक, बस आहे कट जाएगा और उसके आगे आ जाएगा होता। तो जुमला कौन सा हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? उसके आगे हम देखते हैं वाक प्रचार। योग्य वाक प्रचार निवड़ा। मुनासिब मुहावरा मुंतखब कीजिए। पोटात कावड़े ओरडने। पेट में कौवे का चिल्लाना। बोलते ना मेरे पेट में कौवे काव काव कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? तहान लागने, प्यास लगना होता है, या भूख लागने होता है? क्या भूख लगना होता है? तो उसका जवाब क्या है? भूख लागने। तो आपको क्या करना है? ये आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल नंबर 2 का 1 का भूख लागने जवाब लिख दो। उसके बाद मरगड़ यानी, मरगड़ यानी इसका मतलब होता है आलस यानी सुस्ती आना। ठीक है, उसका जवाब ये है। आनंदी होने नहीं होता है, यानी खुश होना नहीं होता है, बल्कि आलस यानी मरगड़ यानी। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। शब्द भाषिक घटकावर आधारित कृति। शब्द संपत्ति। समानार्थी शब्द लिहा, यानी हम मानी अल्फाज लिखो। भूमि, भूमि के मानी होते हैं ज़मीन या धरती, दोनों में से एक भी लिखे तो चलेगा, और एक ही लिखना है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम चूँकि स्टडी कर रहे हैं। भूमि यानी ज़मीन भी होता है और धरती भी होता है। ज़मीन हिंदी में बोला जाता है, मराठी में भी बोला जाता है। माता यानी आई, जननी। ओके, नेक्स्ट, शब्दांचा योग्य क्रम जोड़वून वाक्य तैयार करा। मुनासिब तरतीब जोड़कर जुमला तैयार कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आएगा माती माझी विद्यापीठाला जायची वाट मकबऱ्यावरून गेली आहे। और जब आप बनाएंगे तो ये पॉइंट जो कॉमा है वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेखन नियम। अचूक शब्द ओळखा। अचूक यानी सही लफ्ज़। आपको क्या करना है? ये 4 में से एक जो सही लफ्ज़ है उसको उठाकर अपने पेपर में लिख देना है। दिखने में सब सेम है, कारागिरी 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 कारागिरी, लेकिन मामूली डिफरेंस है। जैसे यही देख लो, इसमें पहली विलांटी है, इसमें भी पहली विलांटी, हालांकि सही कौन सा है? ये है। क्यों? क्योंकि गी में पहली विलांटी है और री में दूसरी आती है। ओके, तो आपको क्या करना है? पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सवाल नंबर डालना है और ये कारागिरी उठाकर अपने पेपर में लिख देना है। लिखते वक्त याद रखें कि विलांटी जहाँ है वहीं पर होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं 2 इसमें कन्फ्यूज़ हूँ, तो अभी आप क्या कर लो, ये लिख लो, और जो इसमें कन्फ्यूज़न है ना उसको लास्ट में कहीं पर डाल दो पेपर होने के बाद। ये अचानक किए तो चलेगा, हमेशा नहीं। 1-2 क्वेश्चन की बात अलग है कि आपने दोबारा रिपीट कर लिया, तो जो सही है उस पर आपको नंबर मिल जाएगा, जो गलत है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद विराम चिन्ह है, यहाँ पर निशाना दिए हुए हैं और हमको उसके नाम लिखना है। कभी कभी नाम रहते हैं, हमको निशानात बनाना होते हैं। अब यहाँ पर नाम लिखना है, तो ये नाम है अर्धविराम। देखो इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद ये 2 पॉइंट है, उसका जवाब है अपूर्ण विराम। ठीक है, आपको लिखते आना चाहिए, अगर ये लिखते नहीं आया तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए देख लीजिए अर्धविराम और अपूर्ण विराम कैसे लिखते हैं। उसके बाद उपयोजित लेखन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको पूछा गया है पत्र लेखन। क्या पूछा गया है? पत्र लेखन।
अब पत्र लेखन कैसे करते हैं उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मेट दिया था, ठीक है, वो उसका भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी अब ये जाहिरात हमको पढ़ना है। अ आ इ ई मराठी सुलेखन वर्ग क्या है? मराठी हैंड राइटिंग का वर्ग है, अच्छी लिखने का प्रैक्टिस वहाँ किया जाता है। उसका समय है 1 मई से 31 मई तक, छुट्टियों में ये क्लासेस चलेंगी। और उसको कौन चला रहा है? विनय एकेडमी तरफे सुलेखन वर्गाचे आयोजन विनय एकेडमी है, ठीक है, वो चला रही है। और इसको चलाने के लिए विनय गायकवाड़ जो है तो इसका मेन बॉस है, इसके थ्रू चलाई जाती है। उसका एड्रेस है सोमवारपेट कराड़ भ्रमणध्वनि, यानी मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पर से हमें सवाल पूछे हुए हैं। पहिला सवाल, विद्यार्थी या नात्याने या वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र संबंधित व्यक्तीला लिहा। स्टूडेंट्स इस रिश्ते से वर्गात प्रवेश देण्याची, क्लास में एडमिशन देने की विनंती करणारे पत्र, दरख्वास्त करनारे यानी करने वाला एक खत आप रिलेटेड पर्सन को लिखो। यानी ये कि आप स्टूडेंट हो, इस नाते से आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। और वो किसको लिखना है? रिलेटेड पर्सन को लिखना है। अगर हम पत्र का फॉर्मेट अगर आप याद करेंगे तो सबसे पहले आपके दिल में क्या ख्याल आना चाहिए? सबसे पहला ख्याल ये रहना चाहिए कि ये भाई पत्र अनौपचारिक है क्या औपचारिक है? अब ये पत्र है औपचारिक, क्योंकि ये हमारे किसी रिश्तेदार और दोस्त को नहीं लिखा गया है, कॉमन। अब उसके बाद आपके मन में आना चाहिए कि भाई औपचारिक तो ये पत्र है, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या है? तो पता चलेगा कि सबसे पहले दिनांक, ठीक है, तो दिनांक में हम क्या करेंगे? जिस दिन पेपर है हमारा उस दिन का दिनांक डालेंगे। दूसरी चीज़ की ज़रूरत हमको पड़ती है प्रति की, प्रति यानी जिसको खत लिखा जाता है। अब जब हम ये खत लिखेंगे तो प्रति किसको खत लिखेंगे? रिलेटेड पर्सन कौन है? तो ये है श्री विनय गायकवाड़, उसका एड्रेस है सोमवारपेट कराड़ और उसका मोबाइल नंबर है। तो हम प्रति में क्या लिखेंगे? शुरुआत यहाँ से करेंगे, विनय एकेडमी यहाँ तक, फिर कॉमा विनय गायकवाड़ कॉमा 2 कॉमा सोमवारपेट कॉमा कराड़ फुल स्टॉप, बस यहाँ तक। ये किसका एड्रेस हुआ? प्रति का। अब आपको चाहिए विषय, कि आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि औपचारिक पत्र में विषय लिखना होता है। तो हम सीधा यहाँ से लिख लेंगे वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती बाबत या वर्गात प्रवेश देण्याकरिता, बस ये विषय हो गया। उसके बाद महोदय, फिर उसके बाद आप मवाद लिखेंगे थोड़ा बहुत, और लास्ट में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? धन्यवाद के बाद आपका पता। अब आप कौन है यहाँ पर कोई बताया हुआ नहीं है, बस कि आप स्टूडेंट है इतना बताया हुआ है, आपका नाम यहाँ पर नहीं है। तो आपका नाम क्या रहेगा? क कॉमा छोटा सा एड्रेस जलगांव जामोद कॉमा बुल्ढाना फुल स्टॉप, या जहाँ आप रहते हैं वहाँ का नॉर्मल जो आसानी से आप पता लिख सकते हैं वो आपके प्रेषक के यानी लास्ट में नीचे एड्रेस में डाल देना है जहाँ पर आपका एड्रेस आता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, मैं स्पीडली जा रहा हूँ क्योंकि पेपर करीब है और मुझे उम्मीद है आपको कि आप बिला झिझक पेपर देंगे। मैं बार बार अपने पेपर में ये वीडियो में ये कहता हूँ कि बिंदास लिखना है और आपको ये बताना है कि मुझे सब आता है, और दिखाना ऐसे है कि मैं शेर हूँ। है आप बिल्ली, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन भाई हम नहीं बताएंगे, पेपर में ऐसी कोशिश करेंगे कि मुझे सब कुछ आता है, कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं। डरने की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह आपने मेहनत की है, और अगर कुछ कमी ज़्यादती होगी तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख कर आना है आपको बस, ठीक है। अब इसी में दूसरा पत्र पूछा हुआ है, तुमच्या मित्राला सुलेखन वर्गातील सर्वोत्कृष्ट सुलेखनकार हे पारितोषिक मिळाले याबद्दल त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। तुम्हारे दोस्त को, तुम्हाऱ्या मित्राला सुलेखन वर्गातील यानी हैंड राइटिंग क्लास में सर्वोत्कृष्ट सुलेखनकार, सबसे उम्दा हैंड राइटिंग करने वाला हे पारितोषिक ये इनाम मिला याबद्दल त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। इसलिए उसको ग्रीटिंग्स देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए खत लिखो। पहली घंटी क्या बजेगी कि भाई ये पत्र कौन सा है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है? ये अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि हम दोस्त को खत लिखते हैं या अपने रिश्तेदार को खत लिखते हैं तो वो पत्र अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक में सबसे पहले स्टेप क्या है? दिनांक। ओके, आज की पेपर है, आज की हम डेट डालेंगे। उसके बाद
प्रति, प्रति में किसका एड्रेस लगता है हमको, सामने वाला का। हम किसको लिख रहे हैं, हमारे दोस्त को लिख रहे हैं। अच्छा, हमारे दोस्त का नाम यहाँ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, अब क कौमा मदनपुरा मुंबई। बस शॉर्ट में जो आप आसानी से लिख सकते हैं पता वो, ये किसका एड्रेस हुआ, आपके दोस्त का जिसको हम भेज रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसको सलाम करेंगे, नमस्कार प्रिय मित्र। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पूरा मैटर जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। ओके, तुझा पत्र मिळाला, वाचून खूप आनंद झाला, इथे सर्व सुखरूप आहेत, मी पण अशी आशा करतो की तू पण सुखरूप असतील, पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, फिर डैश डैश डैश, आगे जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं मराठी में 4-5 लाइन। और फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी, धन्यवाद, आपला विश्वासू, आपका एड्रेस। आप एड्रेस लिख रहे हैं, आप अपने दोस्त को पता खत लिख रहे हैं ना, तो आपके दोस्त का पता तो आपने ऊपर लिख लिया, आपका पता नीचे आएगा, तो आपका पता भी इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप अपने दिल से लिख देंगे क ख ग कौमा महाड़ा नगर जड़गांव जामोद, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, ये पत्र हो गया। अच्छा, इसमें मुबारकबाद देने के लिए लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, दोस्त को पत्र लिखण्याचे मुख्य कारण असे की, पत्र लिखने का ख़ास वजह यह है कि तुला, यहाँ से शुरू करेंगे, तुला सर्वोत्कृष्ट सुलेखनकार हे पारितोषिक मिळाले, त्याबद्दल, ये कट जाएगा, त्याबद्दल तुला अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, 3 बार लिखेंगे और डॉट दे देंगे, आपका पत्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है, वरना मैं आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट मैंने बताया था वो भी सॉल्व करके दिखा देता। अगर देखना है आपको तो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, मैंने लाइव उसको फॉर्मेट को सॉल्व करके बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणतेही एक कृती सोडवा, गद्य आकलन। अच्छा, यहाँ पर रोक कर मैं आपको बता रहा हूँ, किवा का मतलब होता है या, किवा का मतलब क्या होता है, या तो ये क्वेश्चन करो या तो फिर ये क्वेश्चन करो, समझ, और या तो फिर ये 3 क्वेश्चन में से एक करना है, टाइम वेस्ट नहीं करते रहना। अगर आपने तीनों लिखे और मजमून छोड़ दिए तो फिर कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। देखो, चारों लिखते बैठे, 1 2 3 4, और मजमून रह गया तो क्या फ़ायदे वाली बात है, आपको 4 ही नंबर मिलेंगे। इसलिए चारों में से आपको क्या करना है, एक करना है। इसलिए कीवा का मतलब अच्छी तरह से याद रखो, या ये करो भाई, ये करो, या तो ये करो या तो ये करो, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, सवाल बनाना है 4। तो 4 सवाल कैसे बनेंगे यहाँ पर, तो सूर्य पहा त्याचे दर्शन म्हणजे परमात्म्याचे दर्शन, वो देखो सूरज, उसका दर्शन यानी खुदा का दर्शन। अब यहाँ पर उसका दर्शन यानी खुदा का दर्शन, ये सवाल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कट जाएगा, कोणाचे दर्शन म्हणजे परमात्म्याचे दर्शन, किसका दर्शन यानी खुदा का दर्शन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोणाचे, ठीक है। और यहाँ पर सवालिया निशान, सवालिया निशान लगाना ना भूले। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रश्नार्थक शब्द का आपको याद होना ज़रूरी है, जिसका वीडियो मैंने आपको लास्ट टाइम अपलोड किया था, बताया था। अगर वो देखना चाहे तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, कि प्रश्नार्थक शब्द क्या होते हैं, यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, इनको मराठी में क्या बोलते हैं। क्योंकि जब तक ये प्रश्नार्थक शब्द आप नहीं याद करेंगे सवाल नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हो, कोणाचे दर्शन म्हणजे परमात्म्याचे दर्शन, तो सवाल बन गया, तो नाना प्रकारची चित्र आकाशात रंगवत असतो, वो अलग अलग तरह की तस्वीरें आसमान में रंगाता था। तो हम लिखेंगे वो कहाँ रंगाता था, तो कहाँ क्या बैठेगा, आकाशात। तो नाना प्रकारची चित्रे कुठे, ये निकल जाएगा, कुठे रंगवत असतो, सवालिया निशान। 2 सवाल बन गए। चित्रकार महीनोन महीने कुंचले मारून सूर्योदयाची चित्रे रंगवतात। जो मुसव्विर होते हैं, चित्रकार होते हैं, वो महीनों तक मसरूफ़ होकर सूरज की तस्वीर बनाते हैं, रंगाते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि कौन, तो यहाँ से हट जाएगा चित्रकार, यहाँ पर लिखेंगे कोण महीनोन महीने कुंचले मारून सूर्योदयाची चित्रे रंगवतात, और सवालिया निशान। सकाळी उठून जरा पहा परमेश्वराची कला, सुबह सुबह उठकर देखो ज़रा खुदा की नेमत, आर्ट, कला। तो हम लिखेंगे केव्हा, केव्हा उठून जरा पहा परमेश्वराची कला, कब उठकर देखो ज़रा खुदा की कला को। तो सकाळी हट जाएगा और लिखेंगे हम कवा, केव्हा।
4 सवाल बन गए। अब 4 के बजाय 5-6 बना लेना, एक आधा सवाल अगर गलत आ जाए तो उसके बारे में एडजस्ट हो जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये। उसके बाद जाहिरात लेखन है। जाहिरात लेखन यानी एडवर्टाइजमेंट। किस लिए बनाना है आपको? धुलाई साबन यानी धोने वाली साबन, यहाँ पर एक नहाने वाली साबन भी आता है, आंगोड़ीची साबन, तो याद रखना। हाताला भेगा, शुभ्र स्वच्छ स्वस्थ मस्त। जब आप बनाएंगे तो इन बातों का ख्याल रखना कि वो धुलाई वाली साबन है, हाथों में तकलीफ़ नहीं देती है, सफ़ेद कपड़े निकलते हैं, साफ़ कपड़े निकलते हैं, स्वस्थ यानी सस्ती है और मस्त है, सस्ती और मस्त है। इस पर हमने एक एडवर्टाइजमेंट बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है। 4 नंबर का आप डालेंगे तो ऊपर हम सबसे पहले लिखेंगे तोरा करा तोरा करा तोरा करा, रामबान लसीकरण धुलाई साबन, या कोई एक नाम दे दो, गैलेक्सी साबन, हाताला भेगा पडणार नाही, शुभ्र कपडे निघतात, स्वच्छ कपडे निघतात, किंमत फक्त 50 रुपये, 20% ऑफ, स्वस्थ आणि मस्त, और नीचे लिखेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बस हो गया आपका जाहिरात लेखन। उसके बाद बातमी लेखन है। जब जाहिरात लेखन और जब गद्य आकलन आ जाए तो दोनों में से एक करना। बातमी लेखन जो है तो ये सवाल बड़ा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं, इससे ये दोनों आसान है, एक जाहिरात लेखन और ये सवाल बनाना है गद्य आकलन। मैं फिर से कह रहा हूँ कि युवा पर ध्यान रखो, अगर पूरे सॉल्व करते बैठे और टाइम पूरा ख़त्म हो गया तो आप नुकसान और खसारे में रहेंगे, इसलिए चारों में से आपको एक ही करना है। और एक ऑप्शन में दिया हुआ है कथा लेखन। बातमी लेखन भी है, कथा लेखन भी है। कथा लेखन क्या है? अति तिथे माती किंवा प्रयत्नार्थी परमेश्वर या शीर्षकावरून कथा लेखन करा। अति तिथे माती, जहाँ पर ज़्यादती होती है वहाँ पर मिट्टी होती है, और जो मेहनत करता है उसको खुदा मिलता है। इस उन्वान पर आपको क्या करना है? कहानी बनाना है। आपने अब कहानी बनाना है। मराठी में कहानी बनाना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, तो ये अक्सर मैं इसलिए आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ कि मुझे पता है कि गद्य आकलन या तो जाहिरात लेखन, ये दोनों में से एक आपको इनके ऑप्शन में ज़रूर रहेगा। तो आपको मेहनत क्या करना है? गद्य आकलन पर और जाहिरात लेखन पर। क्यों? अब इसके लिए 1 पेज लिखना है, इसके लिए 1 पेज लिखना है, कथा लेखन के लिए, बातमी लेखन के, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई, 1-2 नंबर कट जाएंगे। लेकिन ये दोनों ऐसे है, 4 सवालात बनाना है, 4 के बजाय हम 6 बना लेंगे, और यहाँ पर जाहिरात लेखन बनाना है, जो आप इंग्लिश में भी सीखते हैं, उर्दू में भी सीखते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। फिर आता है आपको 4 नंबर के लिए निबंध लिखने के लिए आता है, और निबंध में 2 तरह के निबंध आपको पूछे जाते हैं। एक होता है वर्णनात्मक निबंध और एक होता है आत्मकथात्मक निबंध। ये दोनों में फ़र्क तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। ये बयानिया मजमून होता है और ये आप बीती होती है। अब इसको हम देखेंगे। आमी केलेले श्रमदान, हमने किया हुआ मेहनत का दान यानी तोहफा, वो कैसा था, उसके अंदर आपको पॉइंट कवर करने हैं। पॉइंट कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि निबंध में उन्वान लिखना कंपलसरी है। ऊपर बराबर टाइटल हेडिंग बड़ी डालेंगे हम, आमी केलेले श्रमदान, बड़ी हेडिंग। सर लगना चाहिए कि भाई पिक्चर का टाइटल है, नाम है, ठीक है। उसके नीचे हम लिखेंगे। अब उसमें कितने बातों को कवर करना है? शाळेचे मैदान तैयार करने, स्कूल का मैदान तैयार करना, फिर मैदानाची समिति और प्रत्यक्ष कार्य झालेला आनंद। ठीक है, ये मेरे वेबसाइट पर अपलोड है। मैं थोड़ा साइलेंट होकर आपको वो अपना पूरा ये बता देता हूँ मेरे चैनल का, जहाँ पर ये निबंध लिखा है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो एक मरतबा। ठीक है, उसके बाद निबंध है आत्मकथात्मक निबंध यानी आप बीती। शाळेचे मनोगत, टाइटल डालेंगे हम, शाळेचे मनोगत बड़ा। और ये आत्मकथन हम कैसे लिखेंगे? मैं स्कूल बोल रहा हूँ, मैं हर जगह पाया जाता हूँ, मुझे लोग स्कूल कहते हैं, शाळा कहते हैं, मदरसा कहते हैं। ऐसा मराठी में आपको लिखना है मैं। वर्णात्मक में हमने ये नहीं किया था, हमने अलग किया था। ओके, तो इसका भी निबंध मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें।
साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पेपर करके आएंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है, टेंशन नहीं लेना है, आपका पेपर अच्छे से हो, आप एग्ज़ाम अच्छे से हो, ऐसी हम खुदा से दुआ करते हैं। तब तक वल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.